गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम? रवि कुमार सिहाग। रवि कुमार सिहाग। रवि, कहाँ से हैं आप? सर मैं राजस्थान के गांव 3 DAM और जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। और ये आपका यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट है? सर सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड। पिछली बार क्या हुआ था? सर पिछली बार IRTS मिला था, 337 रैंक थी। अच्छा, आप IRTS में हैं, 337 रैंक था। और पिछली बार इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे आपको? सर 168। 168। ये तो बहुत अच्छे नंबर नहीं है। तो आपने पिछले 1 साल में अपने व्यक्तित्व में ऐसे क्या परिवर्तन किए कि आपको उम्मीद है कि इस बार अच्छे नंबर मिलेंगे? सर एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने थोड़ा और वर्क किया कि जो भाषा पे थोड़ी पकड़ है उसको और मजबूत किया। दूसरा सर जो आंसर देने की शैली है उसमें मैंने जो स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट है उसमें सर सुधार किए हैं। और उसके अलावा सर जैसे अन्य भाषाएं हैं, कई बार इंग्लिश में पूछते हैं तो उस पर मैंने थोड़ा वर्क किया है कि ताकि अगर इंग्लिश में भी मेरे से पूछा जाए तो मैं उसका सहजता से आंसर दे सकूँ। तो पिछली बार ऐसा तो नहीं लगा कि आपने अच्छा इंटरव्यू दिया किंतु अंक खराब मिले आपको? नहीं सर, मुझे जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगता है कि मेरे इंटरव्यू के हिसाब से बिल्कुल सही नंबर है। सही नंबर थे, ठीक है। तो रवि ये बताएं कि आप तो रेलवे में सिलेक्टेड हैं ही पहले से और सिविल सेवक एक तरह से हो गए हैं, ज्वाइन कर लिया आपने सर्विस को? सर EOL लिया मैंने। अभी आप EOL पे हैं, लेकिन EOL से पहले कुछ दिन तो काम किया होगा आपने? सर 3 से 4 दिन काम कुछ नहीं करवाते, ट्रेनिंग स्टार्ट 3-4 दिन आप ट्रेनिंग में रहे और फिर आप EOL लेके वापस आ गए? जी सर। है ना। तो चलिए ये बताइए कि EOL क्या होती है और उसका पर्पस क्या होता है? सर EOL का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो उसका मतलब होता है कि अति साधारण स्थितियों में हम 1 साल की लीव ले सकते हैं। और जनरली ये जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा तैयारी करने के पर्पज से 1 साल की लीव लेते हैं। सर कौन कौन सी लीव्स मिलती हैं भारत सरकार में अगर कोई एम्प्लॉय लेना चाहे तो? सर एक तो चाइल्ड केयर लीव होती है। ठीक है, आपको मिलेगी वो? सर उसके शादी होने के बाद में अगर मेरे बच्चे होंगे तो सर क्या? सर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद माताओं को मिलती है सर। ठीक है। और सर उसके अलावा सॉरी सर मुझे ज़्यादा पता नहीं है। CL, EL, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, इनमें से किसी का अंदाजा नहीं है अभी आपको? सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने दिन की लीव मिलती है। अभी दरअसल आप सर्विस में गए नहीं इसलिए आपने बहुत ध्यान दिया नहीं जी होगा। सर। अभी जो मिलनी थी उस पर ध्यान दिया सिर्फ। बिल्कुल सर। बाकी सब पे क्या ध्यान दें। मैंने भी आपका DEF 2 देखा और आप मेरी जानकारी में अब तक के पहले ऐसे उम्मीदवार है जिसने अपने होम स्टेट को प्रेफरेंस देने से मना किया है। जी सर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अपने राज्य में जहाँ आपका सारा बचपन गुजरा, जिस राज्य ने आपके ऊपर निवेश किया, उस राज्य को उम्मीद होगी कि हमारा बच्चा IAS बनने के बाद राज्य में आएगा, राज्य को अच्छा बनाएगा, और आपने एंड टाइम पर अपने राज्य को छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या वजह है? इस दुराव की वजह क्या है? सर जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका नेचर है कि पूरे ऑल इंडिया में हम कहीं पर रहकर भी काम कर सकते हैं और भारत के एकात्मकता के लिए ये सर्विसेज हैं। तो सबसे बड़ी बात तो चॉइस की है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टेट से बाहर रहकर काम करूं, अन्य कल्चर से भी मेरा जुड़ाव हो। सर नहीं, वो तो ठीक है, आप डेपुटेशन पे या सेंट्रल डेपुटेशन पे जा ही सकते हैं। और ऑल इंडिया सर्विस में काम करने वाला व्यक्ति भी अगर चाहे तो कम से कम 8-10 साल तो बाहर काम कर ही लेता है अपने राज्य से बाहर, तो वो तो वैसे भी संभव है। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि अपने राज्य से ऐसी कौन सी आपको नफरत या घृणा है कि आप वहाँ काम करना ही नहीं चाहते? सर राज्य से नफरत या घृणा नहीं है, अगर चॉइस का मामला हो तो मैं सर बाहर के राज्य में रहकर काम करने में। क्यों? मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्यों ऐसा है? अपने राज्य को लेकर चॉइस क्यों नहीं है आपके मन में? सर मैं ये कुछ वैसा हुआ कि शादी करूंगा तो अपनी जाति में तो नहीं करूंगा, किसी और जाति में ही करूंगा। ये भी तो हो सकता है कि जहां कोई बढ़िया व्यक्ति मिलेगा वहां कर लूंगा, चाहे अपनी जाति हो चाहे दूसरी जाति हो। पर ये कहना कि अपने राज्य में तो काम नहीं करूंगा, किसी और राज्य में ही जाऊंगा, क्योंकि आपकी अपने स्टेट में 0 प्रेफरेंस दिख रही है इसमें, मैं इसका तर्क समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अपनी आराम से समझाइए, आपका क्या भाव है उसके पीछे? सर एक बड़ा भाव इसके पीछे ये है कि जो कल्चर है, जो हरियाणा का कल्चर है, मैं वहाँ से अधिक जुड़ाव महसूस करता हूँ। सर अगर मैं मेरे पेरेंट्स से भी बात करूँ तो वो भी हरियाणा के कल्चर से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैंने हरियाणा को अपनी स्टेट प्रेफरेंस में पहली चॉइस करा था। सर ठीक। और नंबर 2 पे राजस्थान भरने का ऑप्शन नहीं आया हुआ शायद आपके पास? नहीं सर, उसमें ये है कि अगर आप होम स्टेट नहीं लेना चाहते तो अगर आपने फर्स्ट पर नहीं भरा तो आपको नहीं मिल सकता, कोई दूसरी चॉइस नहीं मिलती है उसमें। ठीक है सर, पहले आप पूछिए। रवि, उत्तर पूर्वी राज्यों की अर्थव्यवस्था में के सुधार करने में प्रशासकों की कितनी भूमिका हो सकती है और क्या क्या भूमिका हो सकती है? सर प्रशासकों की सबसे बड़ी भूमिका तो यही है कि जो भी प्रशासकों का काम, कोई भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का होता है।
और अगर नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में अगर वो अधिक जुनून से काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा विकास उसी से होगा। सेकंड सर, प्रशासकों में कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो वहाँ की भाषाएं सीखें, वहाँ के लोगों से बात करें, तो वो अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे देश के साथ में। क्योंकि मेरे विचार में उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा सबसे कम जुड़ाव भारत से महसूस करते हैं। तो हमारा दायित्व है कि प्रशासकों को अधिक कौशल का परिचय देते हुए उनसे अधिक वार्ता की जाए, देश के से अधिक उनको जुड़ाव महसूस करवाया जाए, परियोजनाओं का अधिक अच्छे से। आपने अपनी वरीयता सूची में इन राज्यों को सबसे नीचे क्यों रखा और नागालैंड को तो एकदम से नीचे रखा है? सर अगर वरीयता की बात करें तो कोई ना कोई राज्य तो सर नीचे आएगा ही। तो मैं जिस कल्चर से अधिक जुड़ाव महसूस करता हूँ, मैंने उस वरीयता में इन राज्यों को रखा है। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में काम करने मुझे कोई भी समस्या नहीं है। इवन सर मेरी तो हॉबी भी अधिक भाषाएं सीखना है, तो इन राज्यों में काम करने को मिलेगा तो मेरी एक हॉबी भी इससे पूरी हो जाएगी सर, और मैं अच्छे से काम भी कर पाऊंगा। अच्छी बताइए, हाल फिलहाल में ब्राज़ील के साथ हमारे संबंधों में काफ़ी प्रगाढ़ता बढ़ रही है। वहाँ के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में कुछ बताएं, क्यों हम अपने संबंध प्रगाढ़ बना रहे हैं? इसके 3-4 कारण मैं सोच पा रहा हूँ। पहला तो सर ब्राज़ील है वो साउथ दक्षिण गोलार्ध में है, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग की भावना है वो इससे मजबूत होगी। दूसरा, ब्राज़ील का जो शहरीकरण का मॉडल है, भारत उससे बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि ब्राज़ील में बड़े बड़े शहरों के अनेक क्लस्टर्स हैं, उनसे भारत अपनी जो शहरी परियोजनाएं स्मार्ट सिटी मिशन है उनमें और अधिक विकास कर सकता है। तीसरा सर, जो यूएन की स्थायी सदस्यता है उसमें जो ब्राज़ील भी एक दावेदारी है, और भारत जिस ब्राज़ील के सहयोग की अपेक्षा करता है और भारत ब्राज़ील को भी सहयोग करता है कि जो स्थायी यूएन की सुरक्षा परिषद है उसके अधिक समावेशन के लिए ब्राज़ील का सहयोग लिया जाए। ब्राज़ील के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री में क्या कुछ समानताएं दिखती हैं व्यक्तित्व में? माफ़ कीजिए सर, मैं इतना अधिक इसमें पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, शहरीकरण में खास तौर पे किन बिंदुओं को आप उभार के बताना चाहेंगे? क्या क्या बातें हम सीख सकते हैं उनसे? सर ब्राज़ील में शहरीकरण है वो काफ़ी अधिक है। भारत भी स्मार्ट सिटी मिशन पे काम कर रहा है और अमृत जैसी योजनाओं पे काम कर रहा है। ब्राज़ील में शहर है वो बड़े बड़े शहरों के क्लस्टर्स हैं कि वहाँ पर जैसे बड़े शहर है वो एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करते हैं, तो इस मॉडल को भारत अपना सकता है। हमने जापान के क्योटो शहर को भी सिस्टर सिटी के रूप में बनारस का चुना। क्या लगता है उसका असर बनारस शहर पे पड़ता हुआ दिख रहा है? माफ़ कीजिए सर, मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, मैं जाके इसमें और पढ़ूंगा सर। अच्छा, भारत के मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दर को लगातार गिराया जा रहा है, इस भरोसे के साथ कि ब्याज दर कम होगा तो निवेश बढ़ेगा। क्या बता सकते हैं कि निवेश को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं और उनमें से क्या ब्याज दर अकेला या सर्वप्रथम कारक है? सर जो निवेश को प्रभावित करने वाले कारक है उसमें ब्याज दर एक कारक है सर। सबसे बड़ा कारक मैं मानता हूँ सर नीतियों की निश्चितता को, क्योंकि पिछले साल की आर्थिक समीक्षा में भी यह बात कही गई थी कि जो नीतियों की निश्चितता है वो निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा सर मैं मानता हूँ एक मार्केट को, कि अगर हमारा मार्केट अच्छा होगा तो निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। तीसरा मानता हूँ सर इंफ्रास्ट्रक्चर को, निवेश वहीं आकर्षित होगा जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा डेवलप्ड होगी, और उसमें सर ब्याज दरों का एक अच्छा मानना चाहूँगा, क्योंकि ब्याज दर अगर कम होगी तो ऋण कम दरों पे मिलेगा और अधिक निवेश कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Ravi, यस सर। just you have mentioned that you are good in English. Then why you are not opted IFS as a first choice? सर मेरा जो रुझान है वो भारत में रहकर काम करने की तरफ अधिक है, लेकिन अगर IFS मिलता है तो मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है सर। तो और दूसरी बात यह है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मेरी हॉबी है, तो मैं भारतीय भाषाओं के प्रति अधिक मेरा झुकाव है सर। तो अगर भारत में रहकर काम करने को मिलेगा तो मेरी वरीयता सर पहली वो होगी। पंजाब हरियाणा इन दोनों की जो डायलेक्ट है इसमें डिफरेंस क्या है? राजस्थान से जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ से क्या डिफरेंस महसूस किया डायलेक्ट में जो वहाँ के लोकल है? सर जो अगर वर्णों के स्तर पर बात करें तो हरियाणवी ट वर्ग जो हिंदी का है वो प्रधान भाषा है, ट ठ ड ढ उनका ज़्यादा प्रयोग होता है, और हरियाणवी थोड़ी सी सर स्लो भाषा बोल सकते हैं पंजाबी के मुकाबले। पंजाबी थोड़ी तेज़ भाषा है अगर बोलते हैं तो। और उसके अलावा सर अगर बात करें तो पंजाबी में स का उच्चारण जैसे छ होता है, सड़क को छड़क बोलते हैं कई जगह, वैसे हरियाणा में सड़क को सड्डक बोलते हैं। तो इस तरीके से वर्णों में सर कुछ भिन्नताएं हैं, और अभी तो सर यही सोच पा रहा हूँ। एक विचार है कि जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की ओर आते हैं
लैंग्वेज में जो उच्चारण है वो स्लो होते चले जाते हैं। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि इंडिया में? सर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि पूरी तरह से तो सही नहीं है ये, क्योंकि अगर पंजाबी से हरियाणवी की तरफ जाएं तो स्लो होता है, लेकिन हरियाणा से दिल्ली और थोड़ा यूपी की तरफ जाएं तो थोड़ा फास्ट होता है। उसके बाद में मैथिली की तरफ अगर हम जाते हैं, बिहार की लैंग्वेज की तरफ, तो थोड़ी स्लो और मधुर भाषाएं हैं। तो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ दें तो इसे सही मान सकते हैं। ठीक है। ट्रम्प साहब विजिट किए, बहुत कुछ पाया हमने, क्या और उम्मीदें थी जो नहीं मिल पाई? सर एक तो ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने, अगर जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं, तो हम उन पर दबाव नहीं बना सकते। पहली बात तो ये है कि हम किसी से ये निकलवा सकते कि आप किसी दूसरे देश की बुराई करें। तो उन्होंने फिर भी आतंकवाद पे हमारे अच्छा साथ दिया, उन्होंने आतंकवाद पर लड़ने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। दूसरा सर, व्यापार समझौते को लेकर कुछ और आगे बढ़ा जा सकता था, कुछ और बयान जारी किए जा सकते थे। वो मुझे कम लगता है कि कुछ अधिक खास इसमें देखने को नहीं मिला सर। लास्ट क्वेश्चन, क्रीमिया का रूस के लिए क्या महत्व है? सॉरी सर, मैं जाके इस पे पढ़ूंगा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर इसमें। थैंक यू। रवि, यस आप गंगानगर से आते हैं, गंग नहर के बारे में कुछ बताएंगे? यस मैडम। गंग नहर का निर्माण मैडम महाराजा गंगा सिंह के समय पे कुछ इंजीनियर्स के द्वारा उन्होंने भेजकर इस नहर की स्थापना करवाई थी, और ये मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसकी जब स्थापना हो रही थी तो एक ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट हुआ था, 3 लोगों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। बता सकते हैं कौन 3 लोग थे? उसके बाद ही ये नहर खुल पाई थी। सॉरी मैडम। अच्छा, इसमें हाल ही में प्रदूषण की बहुत मात्रा पाई जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों प्रदूषण इस तरह से है कि लोग 15-15 दिन तक पानी नहीं काम में ले रहे हैं? मैम, इसका प्रदूषण का सबसे बड़ा वजह जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो सीधे नहरों में बहाया जा रहा है। पंजाब ये में कहाँ से आ रहा है? मैम, पंजाब में कुछ इंडस्ट्रीज है और कुछ राजस्थान की इंडस्ट्रीज है। वो उनका एफ्लुएंट है, वो बिना ट्रीट किए सीधा नहरों में डाला जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यही है प्रदूषण की। तो इसके बारे में पंजाब की सरकार कुछ कदम उठा रही है? क्योंकि ये तो काफ़ी विचारणीय दिक्कत हो गई है वहाँ के लिए, लोगों के लिए। कैंसर के केसेस आ रहे हैं हर दिन। जी मैडम, पंजाब सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए इंडस्ट्रीज पे कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनको कुछ जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये सभी स्थापित करने का निर्देश दिया है, और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है, और कुछ समय सीमा भी दी है ताकि वो इस पर काम करें। अच्छा, ठीक है। भारत सरकार BS6 लेके आने वाली है, अप्रैल में ये लागू हो जाएगा, लेकिन इस पे एक सेस लगाने की बात की जा रही है BS6 फ्यूल्स पे। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए सरकार वहाँ पे इंसेंटिव्स दे रही है, जो लोग खरीदेंगे उनको छूट दे रही है। तो BS6 भी एनवायरनमेंट के लिए आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एनवायरनमेंट के लिए आ रहे हैं। तो ये 2 तरीके की रणनीति क्यों अपनाई है सरकार? एक तरफ सेस लग रहा है और दूसरी तरफ इंसेंटिव मिल रहे हैं। मैडम, ये मुख्यतः रणनीति इस बात पे है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो उद्योग है वो भी शैशवावस्था में है। उसके लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स भी चला रखी है, और भारत जहाँ पर INDC को पूरा करने के लिए भारत के लक्ष्य हैं, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना एक अच्छा क्रांतिकारी कदम है। लेकिन अगर BS6 जो फ्यूल हैं वो भी इसी दिशा में काम करने का है, तो दिशाओं में भिन्नता नहीं है। भिन्नता इसी बात में है कि हम पेट्रोल के जो खाद्य जो जीवाश्म तेल आधारित जो ईंधन पर वाहन चलते हैं उनको हतोत्साहित करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित करें। तो अगर इस पे सेस लगेगा तो लोग तो चाहेंगे BS4 पे ही लगे रहें। क्यों BS6 पे ज़्यादा पैसे दे के हम एक ज़्यादा जो क्लीनर फ्यूल है हम उस पर पैसे ज़्यादा दे के वो डलवाएं? होने तो पर्यावरण को नुकसान, लोगों को तो अपनी जेब पहले प्यारी होती है। मैडम, लोगों को ये भी समझाने की ज़रूरत है कि अगर उनकी BS6 गाड़ियाँ हैं, उनमें अगर BS4 का अगर हम पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे तो उनकी गाड़ियों पर अल्टीमेटली नुकसान होगा और फिर उनकी सर्विसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल। आपने लिखा है कि आप टेरेस एंड किचन गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। जी मैडम। तो पहला सवाल कि टेरेस गार्डनिंग गंगानगर में कैसे, और दूसरा टेरेस गार्डनिंग और टेरेस फार्मिंग में क्या फ़र्क होता है? मैडम, मैं घर पे जो कृषि करता था वो घर पे ज़मीन पे करते थे, घर के अंदर जो छोटी भूमि होती है उस पर करते थे। बिल्कुल। तो उसके लिए किचन गार्डनिंग शब्द है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं दिल्ली रह रहा हूँ, तो उसी इंटरेस्ट को मैंने आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जगह की कमी है तो मैंने छत पे कुछ सब्जियाँ वगैरह उगाने का फैसला लिया, तो इसलिए मैंने टेरेस गार्डनिंग का